दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं। तो सेबी के नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे बनाई गई हैं। तो इसमें जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे वो लार्ज कैप में आती हैं, 101 से 250 कंपनियां मिड कैप में आती हैं और 251 से जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो का 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टोटल 70% अपने पोर्टफोलियो का वो टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का वो उसमें भी कर सकते हैं और दूसरी कंपनीज में यानी कि स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस फंड भी बताऊंगा जिसको अभी स्टार्ट हुए सिर्फ 2 ही साल हुआ है, लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो ये कहता है कि आगे आने वाले टाइम पे वो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें कमा के देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। यहां पर मैंने आपको इनका कंपैरिजन बताया है टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का। तो आइए देखते हैं कि वो टॉप 3 फंड्स कौन से हैं। पहला है मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, दूसरा है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, तीसरा है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये 3 फंड्स है जिनका कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। सिर्फ ये 3 फंड्स का नाम जानने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और कमेंट लिखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ नाम सुनकर नीचे कमेंट आ जाता है कि सर इसमें से हम कौन सा फंड ले। तो एक बार वीडियो आप देख लीजिए, आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इस वीडियो के बाद आप अपने आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको इनमें से लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको फंड हाउस मिल जाता है, फंड की लॉन्च डेट मिल जाती है। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो डायरेक्ट फंड है वो फंड स्टार्ट हुए थे 1 जनवरी 2013 से। तो जितने भी डायरेक्ट फंड है वो आपको 1 जनवरी 2013 से उनकी स्टार्टिंग मिलेगी या उसके बाद। इसके पहले जितने भी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे वो सारे के सारे रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते थे। इसीलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम मिलता है और रेगुलर फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलता है, क्योंकि रेगुलर फंड किसी थर्ड पार्टी के थ्रू खुलाया जाता है जिसमें उसका खुद का भी कमीशन होता है। इसलिए आपको रेगुलर फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना होता है। तो आपको सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में यह देखना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है और जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है आप उसी को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में 0.77% जो है वो मिरर का है और कैनरा का है 0.76, जबकि इन्वेस्को का बहुत ज्यादा है, वो मोर देन 1% है। तो यहां पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिरर या कैनरा दोनों में से किसी एक फंड पे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। और यहां पर आपको एनएवी 21 मई की दिख रही है अलग अलग। जो भी डायरेक्ट फंड होते हैं उनकी एनएवी ज्यादा होती है और जो रेगुलर फंड होते हैं उनकी एनएवी कम होती है, लेकिन एनएवी को देखकर कभी भी किसी फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं अब रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट पे। तो यहां पर आपको सबसे पहले मिलती है क्रिसिल की रैंकिंग। तो मिरर एसेट की रैंकिंग है 5 और बाकी कैनरा और इन्वेस्को की है 4। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंकिंग सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो बिगिनर्स होते हैं वो 5 स्टार रेटिंग को देख के सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर 4 स्टार रेटिंग को। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो लास्ट में बोनस फंड बताऊंगा अगर आप उसको देखेंगे तो क्रिसिल ने अभी तक उसकी कोई रैंकिंग ही नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो अब देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कितनी करनी है और लमसम में कितनी करनी है। तो मिरर एसेट जो है वो सिर्फ आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है, लमसम में आप इन्वेस्टमेंट मिरर एसेट में नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कैनरा और इन्वेस्को दोनों में मिनिमम एसआईपी की इन्वेस्टमेंट 1000 है और 5000 है लमसम में। अगर आपको लमसम में पैसा लगाना है तो आपको मिनिमम 5000 रुपए से लगाना होगा। इसके बाद बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आपको सिर्फ एग्जिट लोड देना होता है अगर आप
365 डेज या उससे पहले आप अपना पैसा निकालते हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर अगर आप अपने पैसे को बाहर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस की। तो 3 साल जो थे 2012, 2014, 2017 ये बहुत ही बेस्ट टाइम था म्यूचुअल फंड्स के लिए, जब म्यूचुअल फंड ने मोर देन 40% पर ईयर तक भी रिटर्न दिया है। और वर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी वो 2011 की थी। तो वो कौन से रिटर्न है आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आपको ईयर वाइज रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, ये ईयरली रिटर्न है, ध्यान रखिएगा हर साल इतना रिटर्न इस म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो तीनों म्यूचुअल फंड्स आपके सामने हैं। 2011 की बात करेंगे तो 15% से लेकर 22% तक का माइनस में रिटर्न मिला है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि 2010 में भी अच्छा खासा रिटर्न था, 12%, 22%, 28%। 2012 में आप देखेंगे तो अगर इन्वेस्को को छोड़ दे जिसने 26% रिटर्न दिया है तो 48-45% रिटर्न आपको मिला है। इसी तरह 2014 में देखेंगे तो 45% से लेकर 97% तक का भी रिटर्न आपको 2014 में मिला है। एक साल का रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, 97%। और यहां पर अगर आप 2017 में देखेंगे तो आपको 42% से लेकर 54% तक का भी रिटर्न मिला है। 2019 में जो लास्ट ईयर गया जबकि मार्केट थोड़ा सा डाउन था, 2018 से ही मार्केट डाउन होना शुरू हुआ था, तो 2018 में आपको कुछ नेगेटिव रिटर्न भी मिलते हैं। 2019 में आपको 9% से लेकर 15% तक के रिटर्न मिले हैं। 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सारे के सारे ये नेगेटिव में है, लेकिन हो सकता है ईयर एंड तक ये नेगेटिव जो है थोड़ा सा कम हो जाए और कोरोना की दवा आ जाए कुछ, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बूस्ट कर जाए। तो ये तो बात हो गई रिटर्न की। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कितना रिटर्न मिला है जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 18% रिटर्न जो है वो सालाना मिला है डायरेक्ट फंड में, और 16.49% यानी लगभग 16.5% के आसपास रिटर्न मिला है 2010 से अभी तक। ये सालाना रिटर्न है, ध्यान रखिएगा हर साल इतना रिटर्न मिला है। तो यानी कि आप मिरा एसेट से इजीली 18% का रिटर्न तो निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो उसमें 16.5 यानी 16.36% का रिटर्न आपको मिला है, लगभग 16.5% के आसपास मान सकते हैं इसे। तो इतना रिटर्न इसने दिया है। रेगुलर में 14.62, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कमीशन होता है, तो 1 से 1.5% रिटर्न आपको यहां पर कम ही दिखाई देगा। इसी तरह इन्वेस्को की बात करें तो 11.5% के आसपास का रिटर्न डायरेक्ट में है, 8.5% के आसपास रेगुलर फंड में है। तो ये तो बात हो गई रिटर्न की कि आपने देख लिया कि इंडिविजुअल यानी कि 2012, 2014, 2017 में देखें तो 40% से ऊपर का रिटर्न हर साल दिया है 3 साल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन होने के बाद भी अगर आप देखें तो आपको सालाना 18% का रिटर्न तो मिल ही रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और की फैक्टर की, जो है पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड के पास कितने स्टॉक्स हैं और उनका पीबी रेशियो और पी रेशियो क्या है। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक रेशियो और पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहां पर आप देखेंगे कि मिरा एसेट का पी रेशियो जो है वो 16 है, कैनरा का 26 है और इन्वेस्को का 24 है। जनरली 30 के ऊपर या 30 के आसपास अगर पी होता है तो हम उसको महंगा मानते हैं यहां पर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मिरा एसेट का 16 पी हो रखा है, यानी कि अभी बहुत चांसेस है मिरा में बहुत अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमाने का। तो अगर बात करें कैनरा और इन्वेस्को की तो यहां पर भी अभी गुंजाइश है कि यहां पर पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक्स का पी रेशियो होता है उसी तरह से क्या होता है कि जितने भी स्टॉक्स यानी कि 59 जो स्टॉक्स है मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, तो इसके अंदर क्या है कि इस पूरे पोर्टफोलियो का पी रेशियो निकाला गया है और इससे पता चलता है कि इन्होंने कितने महंगे और कितने सस्ते स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि यहां पर अभी मार्केट इतना क्रैश है तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि आपको मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं उन टॉप 10 होल्डिंग्स की जिसके अंदर इन म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर आप मिरा के अंदर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, एलएनटी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप सभी के देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप होल्डिंग्स मिरा के अंदर 38.63% है, यानी 10 स्टॉक में 38% पैसा जो है अपने पोर्टफोलियो का वो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसी तरह कैनरा में लगभग 36% और इन्वेस्को के अंदर लगभग 45.5% जो है अपना पैसा जो है पोर्टफोलियो का वो लगा रखा है। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब मैंने आपसे कहा था मैं एक बोनस फंड आपको बताने वाला हूं, तो वो बोनस जो फंड है वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बेसिकली अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो रिटर्न था वो 1.9% था। 2019 में आप देख सकते हैं कि 16.5% के आसपास रिटर्न इसने दिया है। जिस तरह की मिरा की अगर बात करो तो मिरा 2018 में नेगेटिव था, लेकिन 2019 में उसने 15.5% के आसपास रिटर्न दिया था और 2019 में ही इसने 16.5% का रिटर्न दिया है। तो अगर बात करें अभी 2020 में मई तक की, तो
एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 15.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ऊपर जो 3 फंड है यानी कि मिराय, कैनरा और इन्वेस्को, इन्होंने लगभग 20 से 22-25% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कि अगर हम इस साल की बात करें तो अभी भी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर है इन कंपैरिजन टू बाकी के 3 फंड्स। लेकिन ये फंड अभी अक्टूबर 2018 से ही शुरू हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसकी रेटिंग नहीं मिलेगी, आपको पास्ट एक्सपीरियंस आप इसका नहीं देख सकते। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है इसके स्टॉक्स को देखकर कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी जो वैल्यूएशन है वो क्या है, तो ये सारी चीज देख के मुझे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो मिराय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी फंड्स में जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो मिराय एसेट और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को लेकर ज्यादा है। मैं अभी इन दोनों फंड्स को अच्छा देखता हूं फ्यूचर में भी। बाकी की बात करें तो आप उनको भी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ये बताइए कि आपने इनमें से किस में इन्वेस्ट कर रखा है और किस में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।